बनकर आज की यह खास शाम है एक फनदार को लेकर आई है। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग एंड वेलकम। आई एम रेवती जाधव, योर होस्ट फॉर अ वंडरफुल थिएटर परफॉर्मेंस बाय आर्टलिक स्टूडेंट्स। आज का प्रोग्राम एक कविता संग्रह सोलो ट्रिप पर जाती सखी के कविताओं पर आधारित है। यह हमारा सौभाग्य है कि इन कविताओं की कवयित्री आदरणीय स्वाति शर्मा जी आज हमारे बीच मौजूद है। आइए हम उनका स्वागत करें तालियों के गूंज से। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, आपका यहाँ पर आने के लिए, हमें सुनने के लिए, इन बच्चों को देखने के लिए। शुरुआत करें तो थोड़ा अर्जेंट है, ज़रा धीरे चलो। थोड़ा अर्जेंट है, ज़रा धीरे चलो। बहुत दूर पहुँचना है सूरज ढलने से पहले। थोड़ा अर्जेंट है, ज़रा ठहर जाओ। थोड़ा अर्जेंट है, ज़रा ठहर जाओ। ये कागज़ के जहाज़ बनाने हैं औरों के आने से पहले। थोड़ा अर्जेंट है, ज़रा आराम से बोलो। थोड़ा अर्जेंट है, ज़रा आराम से बोलो। बहुत सारी बातें सुननी हैं तुम्हारे माथे की लकीरें मिटने से पहले। शुक्रिया। हाँ, दांत चलेगी बीच में मुझे। थोड़ा अर्जेंट है, ज़रा धीरे चाय पियो। थोड़ा अर्जेंट है, ज़रा धीरे धीरे चाय पियो। साथ में बहुत कुछ चबाना है बारिश ख़त्म होने से पहले। थोड़ा अर्जेंट है, ज़रा तसल्ली से बैठो। थोड़ा अर्जेंट है, ज़रा तसल्ली से बैठो। रात में बहुत कुछ समेटना है सुबह काम पर जाने से पहले। थोड़ा अर्जेंट है, ज़रा देर से सोना। थोड़ा अर्जेंट है, ज़रा देर से सोना। बहुत सपने सुलाने हैं सुबह उठने से पहले। थोड़ा अर्जेंट है, ज़रा देर से सोना। बहुत सपने सुलाने हैं सुबह उठने से पहले। थोड़ा अर्जेंट है, ज़रा दूर खड़े रहो। थोड़ा अर्जेंट है, ज़रा दूर खड़े रहो। ये स्पेस मापना है यहाँ कुछ लिखने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा नाम स्वाति शर्मा है। ये मेरा पहला कविता संग्रह है, सोलो ट्रिप पर जाती सखी। और आर्टलिंक स्कूल ने इन कविताओं के साथ कोलैबोरेट करने का डिसीजन लिया। आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड आई एम थैंकफुल to Priyanka and all the students I've been informed that who've actually designed and curated the program themselves. So first of all, इन students के लिए तालियां। अगला पीस है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का। उसके लिए मेरा साथ देने के लिए मेरे रिसाइटल का हमारे साथ अज़हर भाई मौजूद हैं। उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी, उनका स्वागत कीजिए। और आप सब लोग बहुत अच्छे से इनको जानते होंगे या कुछ नहीं भी जानते होंगे। तो राहुल भाई तबले पर। नाम है बारिश। तो बारिश के नाम ये अगला पीस।
बारिश। काले बादलों की सीढ़ी उतरकर, काले बादलों की सीढ़ी उतरकर ठंडी हवा की उंगली पकड़े आई खबर बारिश की। आवारा कदम मुड़े उस ओर, आवारा कदम मुड़े उस ओर, उड़ाई परिंदों ने बूंदें जिधर बारिश की। गीली सड़क पर फिसलता मन, गीली सड़क पर फिसलता मन, फिर संभाला मैंने, हुई फिक्र बारिश की। डर बस बूंदों का है, डर बस बूंदों का है, भर जाती हैं जहाँ तहाँ। डर बस बूंदों का है, भर जाती है जहाँ तहाँ। इन्हें चाहिए एक मैं और एक नज़र बारिश की। मन के पांचे उठाकर, मन के पांचे उठाकर, ख्यालों के बाल बांधकर, भीगती नजरें चुराती हूँ। मन के पांचे उठाकर, ख्यालों के बाल बांधकर, भीगती नजरें चुराती हूँ। तभी तबीयत जाती बिफर बारिश की।
Sands upon the traces of you linger like a teardrop. Fresh upon my heart sings for you. Play me like a rain cloud. Sands upon the traces of you linger like a teardrop. Fresh upon my heart sings for you. Play me like a rain cloud. Sounds upon the traces of you linger like a teardrop. Fresh upon my heart sings for you. Play me like a rain cloud. Sounds upon the traces of you linger like a teardrop. Fresh upon my heart sings for you. Play me like a rain cloud. Sounds upon the traces of you linger like a teardrop. Fresh upon my heart sings for you. Play me like a rain cloud. Sounds upon the air. अगला जो परफॉर्मेंस है वो स्वाति जी की एक कविता है चाय, उसके ऊपर आधारित है। अच्छा, अरे पूनम चाय पिएगी? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे पता है मैंने तुम्हारी वाली चाय बनानी सीख ली है। क्या बात है। हाँ, हल्की वाली चाय, दूध या शरबत नहीं। अच्छा, तो चाय वाली चाय। हाँ, आधी और पूरी पत्तियों को मिलाकर खुशबू और रंग के बैलेंस वाली चाय। अच्छा, और उबलने के बाद क्या करती हो? पूरे 1 मिनट तक ढक के रखती हूँ। आहा, क्या खुशबू है। अदरक और मसाले तो बुरे स्किल को ढकने का प्रयास है। तो मसालों के सजावट के बगैर वाली चाय। हाँ, और मिल्क पाउडर भी भगोने में नहीं डालती, कप में ही डाल देती हूँ। तो दूध से न कटे वाली स्वाद वाली चाय। अभी लेके आई। चीनी तुमने कभी रखी नहीं और मुझे पसंद भी नहीं, सो बिना मीठे वाली चाय। आधे कप से आधी ज़्यादा वाली चाय। आहा, अच्छी ही बना लेती हूँ, पर चाय से अभी तक कॉफ़ी वाला प्रेम नहीं हुआ। प्रेम का ट्रांसफ़र नहीं होता ना, वो तो बस होता है। और कॉफ़ी के नोट्स के जैसा उसे बनाया भी तो नहीं जा सकता। उस तक बस आपको पहुंचना होता है।
तो एक बनानी आती है और एक पीनी आती है, बस मोहब्बत। और इश्क वाला फर्क है। अरे चाय तो ठंडी हो गई। और कुछ चाहिए? तो अगली कविता ये मेरे संग्रह में से ही है। इसका नाम है श्वास निधि, श्वास की पूंजी। वो कहते हैं मनुष्य को श्वास गिनकर मिलते हैं। वो कहते हैं मनुष्य को श्वास गिनकर मिलते हैं। जन्म की चीख में लगने वाले, खेलने सीखने में खिंचने वाले, विद्रोह में लुटने वाले, घनिष्ठता में बीतने वाले, इंतज़ार में लगने वाले, क्रोध में रुक जाने वाले, विरह में चलने वाले, स्पर्श में महसूस होने वाले, व्यथा में लंबे हो जाने वाले और वर्णन में छोटे रह जाने वाले, तफरीह में सदुपयोग होने वाले, संपूर्ण श्वास विनियोग के गणित ने बताया, संपूर्ण श्वास विनियोग के गणित ने मुझे बताया कि कॉफ़ी की खुशबू सूंघने में खर्च हुए सांस था मेरी संकुचित पूंजी का सबसे सार्थक निवेश। अगला शीर्षक है हार। हार। नानी का घर। आंगन के कच्ची मिट्टी वाले भाग में विशाल नीम वृक्ष, जिसकी छांव में पहली दफ़ा 2 लिखना सीखा था। एक सुबह हुई काट दिया गया। बच्चे कारण नहीं पूछते और नहीं उन्हें बताया जाता है। उसका मोटा तना महीनों पड़ोस के सभी बच्चों का सीसॉ बना रहा। नीम की जगह अमरूद ने ले ली। सबसे ऊपर की टहनी से तोड़े अमरूद खाने का कंपटीशन हुआ करता था। सब आने वालों को मिलता था, चाय की बजाय मिलता था अमरूद और काला नमक। उससे ऊंचा कोई और वांटेज पॉइंट भी नहीं था दूर तक। एक तूफान की रात वो भर भर आकर जड़ समेत दरवाजे पर आ गिरा। कुछ देर पहले ही अंधेरे में मैंने उसे झूलते हुए देखा था। हाथों से टहनियाँ तोड़कर निकलने के लिए सुरंग बनाते हुए नानी ने दुखी होते हुए भी शुक्र मनाया कि मुझ पे नहीं गिरा। सुबह लकड़हारा भरी टोकरी और भरा मन लेकर उसके सारे टुकड़े ले गए। रुई के पौधे लग गए उस ज़मीन पर और मोहल्ले के सभी मंदिरों के दियों का इंतजाम हो गया। अब पेड़ों पर चढ़ने से बढ़कर फूलों को सूंघने की उम्र आ गई थी। रुई के इर्द गिर्द 4 रंगों के गुलाब। जब रुई के पौधों में भी कीड़ा लग गया तो नानी ने वहाँ कुछ नहीं बोया। कुछ ही हफ्तों में सदाबहार के फूलों ने सारी ज़मीन कब्जा ली थी। नानी के जाने से पहले ही सदाबहार का जंगल उग आया था पूरी कच्ची मिट्टी पर। जंग से हम हारे या न हारे थक जरूर जाते हैं। प्रकृति बस मनुष्य के थक जाने का इंतज़ार कर रही है। सारी की सारी गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है दानी सी दीदी, दीदी
बैठो बैठो बच्चों, बैठो। मेरी गोदी में आप बैठो। हाँ हाँ, कहानी सुनाऊंगी। हाँ, नीचे बैठ रही है, बैठो नीचे। मैं कौन सी कहानी सुनाने वाली हूँ वो आप पहचानोगे। मेरी झांसी नहीं दूंगी, किसकी कहानी? बराबर। तो झांसी की रानी का बचपन का नाम था मणिकर्णिका और उसे सब मनु कह के पुकारते थे। जब वो आपकी उम्र की छोटी थी तभी वह मैदानी खेल खेलती थी, तलवार चलाती थी, तीर कमान चलाती थी, घोड़े पे सवार होती थी और उनकी शादी हुई झांसी के राजा के साथ और उनका नाम हो गया लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन शादी के बाद भी वो अंग्रेज़ों से लड़ रही थी। 2 बार उन्होंने अंग्रेज़ों को पीछे हटाया था। एक बार तो उन्होंने अपने बच्चे को कंधे पे बांध के लड़ाई की थी, जम के लड़ाई की थी। लेकिन ऐसे ही लड़ाई करते करते वो वीर गति को प्राप्त हो गई। तो चमक उठी तलवार, वो तलवार पुरानी थी, वो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। रानी थी, झांसी वाली रानी थी। गूंज उठी है हल्दी काठी घोड़ों के इंटापों से, वीरों की यह सेना लेकर राणा लड़ता मुगलों से। हाथी पे सलीम है, चेतक पे राणा है, हाथों में भाला है, देखो चेतक हाथी के मस्तक पे चढ़ गया। टप 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 टप। कैसे हो? आओ बच्चों, चलो नानी से मिलते हैं। आप भी आ गए। चलो नानी से। अरे वाह, कैसे हो? मस्त एकदम। बैठो बैठो बच्चों, बैठो बैठो। आज अमृत खाओगे? अमरूद खाएंगे। चलो ये बैठो लो बैठो। अमृत। ये लो, ये लो, ये मुझे लो। भी चाहिए अमरूद। ये लो, आप भी लो। दो माँ, मुझे दो। ये लो, लो लो। आप लो। बहुत आप अमृत भी, खाया होगा। आप भी लो। माँ आप भी लो। लो लो लो। दे रही हूँ। चलो ऐसे बैठो पहले। चलो चलो अच्छे से बैठो। कैसे लगे? बहुत ही अच्छे? खाओ। ज्यादा नहीं बहुत खाना, मस्त पेट है। दुखेगा। अच्छा है ना? खाओ अच्छा है खाओ। ना? आप भी खाओ। कैसा है? इसने तो बहुत खाए होंगे। और घर का ही अमरूद है तो अच्छे होंगे ही। वो तो है। चलो चलो अब रात हो चलो, गई, अभी रात सो अभी सो जाओ, आ जाओ मेरी गोदी में आ जाओ। हाँ, ऐसे मेरे पास आ जाओ। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया की उड़ती पाखिरे, अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू हो रारी रू, 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 रारी रारू हो रारी रू। या चिमण्यानो परत फिरा रे, या चिमण्यानो परत फिरा रे, घराकडे आपुल्या जाहल्या, तिन्ही सांजा जाहल्या जाहल्या, 10 दिशांनी येल्या आता अंधाराला पूर, 10 दिशांनी येल्या आता अंधाराला पूर, अशा वेळी असून कारे आई पासून दूर, चुक चुक करीते पाल उगाच, चिंता मज लागल्या,
या चिमण्यानो परत फिरा रे घराकडे आपुल्या जाहल्या तिन्ही सांजा जाहल्या जाहल्या. तो इस बार क्या प्लान है वेकेशन का आप लोगों का? कुछ नहीं, इस बार तो मुझे छुट्टियां भी नहीं है, तो क्या अभी कैसे बच्चों को ऑक्यूपाई रखे समझ नहीं आ रहा है. सही बात लेकिन है। कहीं पे तो लेके जाना पड़ेगा, देखेंगे. आपका? इस बार तो हमारा कहीं भी जाने का प्रोग्राम नहीं है, देखते हैं, अभी पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते. आप तो नानी क्या जाते हैं फिर इस बार? नहीं, इस बार नहीं जाना है. ओह। और आपका क्या प्रोग्राम है? हमारा तो ना नानी का घर ना दादी का, फिर भी आपके जैसी हालत है मेरी, तो देखो कहीं तो इनको बिजी रखना पड़ेगा, देखते हैं क्या करते हैं. हमारे टाइम तो अच्छा था, हाँ, नानी हमारे का घर टाइम। था. बहुत मजे किए हमने. पौशंपा भाई पौशंपा, पौशंपा भाई पौशंपा, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़े, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, अब तो जेल में जाना पड़ेगा. पौशंपा भाई पौशंपा, पौशंपा भाई पौशंपा. स्टैचू. नीम पेड़ की विशाल काया दे रही है सबको निर्मल छाया, बूढ़े आंगन को देती वो रूप, पत्ते डालियों से बचती धूप, हर युग की कहता वो व्यथा, देखा उसने बचपन यौवन और वृद्धावस्था, टूटे पत्ते टूटी डाली, कर गई आंगन की काया काली, विनाश उत्पत्ति उत्पत्ति विनाश, जैसे हो ब्रह्मांड में धरा आकाश. हमारे देश में ख़ासियत है कि हम लोग को कहीं भी किसी भी स्टेट से हो कम से कम 3 भाषाएं, कभी कभी 4 भाषाएं भी बोलते हैं. तो मेरे साथ भी ऐसा ही है. मैं हिंदी में, अंग्रेज़ी में, मेरी मातृभाषा पंजाबी है पर मैं जर्मन और फ़ारसी भी बोलती हूँ. लेखन मेरा ज़्यादातर अंग्रेज़ी में रहा है. काफ़ी कविताएं जो अंग्रेज़ी में भी पब्लिश हो चुकी हैं, उनमें से एक को हमें लगा कि आपके सामने प्रस्तुत करना भी अच्छा रहेगा. तो अगली कविता लैवेंडर है इसका नाम, तो गौर फरमाइएगा. और आज मैं लैवेंडर ये पोयम जो स्वाति दीदी ने बनाई है वो गाने वाली हूँ, और मेरे साथ सही दीदी है जो मेरे लिए गिटार बजाने वाली है. Have you seen lavender leaves, sharp spiky things? They are always pointing to the flower. That's how I miss you. Have you seen lavender leaves, sharp spiky things? They are always pointing to the flower. That's how I miss you. Looking at the thoughts of you outside
but connected by a single stem. I picked up a dead wasp today and counted its little wings and its wings. That's also how I miss you. Counting things I want to tell you when we next meet until I don't. You know, whenever I cook, I never stick to the recipe, wondering what will I end up eating. That's also how I miss you. That's also how I miss you. That's also how I miss you. Wondering what face I see in you whenever I can. You see, I make new words in foreign languages and assign them new colors. That's also how I miss you. That's also how I miss you. Imagining what shade your eye would turn if I told you that I missed you. Not believing what cocktails is always the right time. I struggle for finding the right moment. That's also how I miss you. Unsure if I will make correct time to words ratio with the little time that we have. अभी अगला शीर्षक है दिव्य आगार। किताब का जो शीर्षक है सोलो ट्रिप पर जाती सखी, इसमें एक कविता है इस शीर्षक की। समय रहा तो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी आपको। इसमें कई कविताएं हैं जो ट्रैवल पर आधारित है। इस किताब को 10 बेस्ट ऑफ 2023 फॉर ट्रैवल बुक्स में भी शुमार किया गया है आज तक। बहुत शुक्रिया। कवि के लिए मैं ये शब्द बच्चों के सामने नहीं यूज़ करना चाहूँगी, पर कुछ आवारापन बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए इसमें ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं। मैं पुणे बहुत कम आई हूँ, पर एक दफ़े आई थी तो दिव्य आगार गई थी यहाँ से। तो वहाँ जा कर के, जैसा मैंने बताया, मुझे फ़ारसी आती है, जर्मन आती है, स्कूल में संस्कृत पढ़ी है। तो वहाँ मैंने एक बहुत पुरानी शिला देखी जिस पर संस्कृत, मराठी और फ़ारसी से इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तीनों पढ़ पा रही थी। और इतनी पुराने समय में इतनी अलग अलग इतर भाषाओं को अगर एक शिला पे लिखा जा सकता है तो मुझे लगता है कि भाषा का जो झगड़ा है हमारे देश में वो शायद भाषा से ही सॉल्व हो सकता है। तो एक कविता दिव्य आगार के नाम और उस शिला के नाम। दिव्य आगार। सूर्योदय से सूर्यास्त तक तुम्हारा पसारा सबसे बड़ा, बस मान भर लिया था। कभी लगता था कि विविध ऊंचाइयों वाली नदियों से कितने ही अलहदा होगे तुम। कभी लगता था कि विविध ऊंचाइयों वाली नदियों से कितने ही अलहदा होगे तुम। विशालता,
चंचलता, गांधीर्य, रंग और मोह लेने की शक्ति सरिताओं की सी होगी तुम में, जो समेट लाती हैं तुम्हारे पास अपने सभी दुखों का नमक। रेतीले तट, पथरीली चट्टानें, कंकरी टापू, तुम्हारी लहरों के घरों की इकाई मापी थी सिर्फ मैप पर। तुम्हारी लहरों के घरों की इकाई मापी थी सिर्फ मैप पर। एक उम्र गुजरने के बाद चित्रों, तस्वीरों से बाहर पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारने पर तुम्हारा चेहरा सभी रंगों में देख समझा तुम्हारा नमकीन आकर्षण। एक उम्र गुजरने के बाद चित्रों, तस्वीरों से बाहर पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारने के पर तुम्हारा चेहरा सभी रंगों में देख समझा तुम्हारा नमकीन आकर्षण, जो चढ़ गया था फारसी बोलने वाले निज़ामों की ज़ुबान पर। सभी जहाज़ियों की पिजिन, क्रियोल, पाटवा ज़ुबानें उग आई हैं तुम्हारे तटों पर लगे नारियल के पेड़ों में। सभी जहाज़ियों की पिजिन, क्रियोल, पाटवा ज़ुबानें उग आई हैं तुम्हारे तटों पर लगे नारियल के पेड़ों में, जिसे नाश्ते पर बुरक कर रोज़ परोसती है ठेठ भाषा बोलने वाली अज्जी। प्रिय समुद्र, तुमसे मिलने से पहले कहाँ सोचा था कि तुम संभाले बैठे हो इतनी विशालता और इतनी सरलता, इतनी दिव्यता और इतनी सहजता, इतना माधुर्य और इतना नमक। भटकी कश्तियों के कंकालों का नमक, इतने कदमों का नमक, इतनी रूहों का नमक, शिलाओं पर जिंदा अदब का नमक। अगला शीर्षक है जीवन धनुष। समय की ललकार पर, संग्राम जीत हार पर, कोटियों प्रहार पर, पहचान ही न द्वार पर, पड़ी रही पड़ी रही। नितांत जो कही गई वो भावना मेरी खरी, स्पष्ट थी पर अनसुनी उस क्षुब्ध सी पुकार पर, अड़ी रही अड़ी रही। जीव देह प्राण तो चैतन्य निर्माण हो, भंग स्वप्न शूल से चली चली, मूक अश्रुधार पर पड़ी रही पड़ी रही। युद्ध नाद में आघात और प्रतिघात में तोर सी बंधी हुई, खींची रही तनी रही, लड़ी रही लड़ी रही। सत्य ढूंढती हुई कसौटी पर धरी रही, ठंडी सांत्वना में मैं झुलसी रही जली रही। जीवन धनुष के नोक पर प्रत्यंच सी चढ़ी रही, चढ़ी रही चढ़ी रही, चढ़ी रही चढ़ी रही, चढ़ी रही चढ़ी रही, चढ़ी रही
अगली प्रस्तुति है मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, इस कविता के आधार पर। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि ये एक ट्रैवल आधारित बुक है और इसकी शीर्षक कविता है सोलो ट्रिप पर जाती सखी। तो अगर आप सब की इजाज़त हो तो मैं वो पढ़ना चाहूँगी। इसे हमने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं किया था, पर चूँकि इन्हें थोड़ा वक्त है तो मैं चुरा लेती हूँ। सोलो ट्रिप पर जाती सखी। जाना तुम सुदूर छोटे से गांव, जाना तुम सुदूर छोटे से गांव, जंगलों नदियों पहाड़ों में फिरना। जाना तुम सुदूर छोटे से गांव, जंगलों नदियों पहाड़ों में फिरना। अनार के पेड़ से तोड़कर पत्तों को सूंघना। रात को बिजली कट जाने पर तारों के नक्शे बनाना। बारिश की आवाज़ के नीचे सोना। जानवरों की आवाज़ों का भय रखना। इंतज़ार करना, सांस रोक कर सुबह होने का। झुंझलाना, मेघ आच्छादित आकाश पर, सूरज के नदारद होने पर। सिर्फ चाय और घर से लाए अखरोट पर दिन गुजार देना। सिर्फ चाय और घर से लाए अखरोट पर दिन गुजार देना। पास की झोंपड़ी की रसोई में जाना। सेक मांगना वहाँ की औरत से और उसकी आग पर अपनी जैकेट सुखाना। या जाना तुम दूसरी भाषा बोलने वाले बड़े से क्रूर शहर में, जहाँ सड़क पार करना झुंड के साथ और दूसरी ओर अकेले खड़े होकर मैप में म्यूज़ियम वाली सड़क ढूंढना। सबवे रेल के डिब्बे के कोने में बैठी रोती औरत के पास जाकर चुपचाप बैठ जाना। पानी या शब्दों से प्रयास मत करना। औरतें समझ जाती हैं एक दूसरे को भाषा के बिना ही। औरतें समझ जाती हैं एक दूसरे को भाषा के बिना ही। डरना, सुनसान गली में शाम को। डर और बटुए को खोस कर अंदर की जेब में रखना। पुरानी किताबों की दुकान पर कॉफ़ी पीना धीरे धीरे। शराब पीकर होटल का रास्ता भूल जाना। कॉफ़ी बनाने वाली लड़की से पूछना अगर वो चल सकती है तुम्हारे साथ होटल तक उसकी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद। या जाना तुम समंदर किनारे छोटे से टापू पर। अगर तैरना न भी आता हो तो भी कूद जाना समंदर में, मछलियों को दाना देने के लिए। अपने इंस्ट्रक्टर का हाथ न छोड़ना, या कुछ देर बाद छोड़ भी देना। गहराई से घबराना, बहुत घबराना। स्कूटर किराए पर लेकर बाज़ार की गेड़ी लगाने निकल जाना शाम को। स्कूटर किराए पर लेकर बाज़ार की गेड़ी लगाने निकल जाना शाम को। वापस आते हुए अंधाधुंध बारिश में फंस जाओगी शायद एक पुल पर। आए कचर 2 लड़कों की मोटरसाइकिल पीछे लग जाएंगी। तो टोल टैक्स वाले बूथ में बैठी महिला से बतियाना कुछ देर, जब तक वो लड़के बोर होकर घर न चले जाएं। रुक जाना सड़क के किनारे, गिनना फर्श के इर्द गिर्द कितने पेबल्स लगे हैं। गहराइयों ऊंचाइयों का अनुमान लगाना। सब लोगों के दांत खराब क्यों हैं,
बच्चों के चेहरे उदास क्यों हैं? फल वाले ने क्या क्या चखा है? बातें करना, बिल्कुल चुप रहना, ठहरना, चलना और ज़्यादा ठहरना, खूब खाना, खूब सोना, टूरिस्ट बनना या ट्रैवलर बनना, सूर्योदय सूर्यास्त देखना, डरना, खूब डरना, साहस में कोई यश नहीं। डरना, खूब डरना, साहस में कोई यश नहीं, धरती के ओर छोर सब नाप डालना, सब करना मेरी सोलो ट्रिप पर जाती सखी, पर अकेले जाने और अकेले रहने का फ़र्क खुद ही करना। अरे कहाँ गई ये सब सहेलियाँ? कब से राह देख रही हूँ। तैयार होने में टाइम लग रहा होगा और क्या। आइए, कब से राह देख रही हूँ मैं तुम्हारी। कहाँ रह गए थे? ट्रैफिक दीदी, और क्या। हमेशा की तरह। चलो बैठो बैठो। कैसे है सब? क्या चल रहा है? बस सब ठीक, वही ऑफिस, घर, बच्चा। वही सबका वही हाल। तो स्वाति बोलो, कैसी हो? बस कुछ नहीं, वही रूटीन चल रहा है दिन ब दिन। कुछ लिखा कि नहीं? हाँ, सही कहूँ तो कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। एक सवाल मन में बहुत ज़्यादा पूछ रही हूँ, खुद से ही पूछ रही हूँ। उसी के ऊपर कुछ लिखा है मैंने। अरे वाह, तो सुना दो। सुनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं स्वाति, आज नहीं, आज मूड नहीं है। अरे सुनाने दो हाँ, ना, सुना उसकी कविता क्या बहुत जया? सुंदर रहती है। सुनाओ स्वाति, उसका मत सुनो। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ये इसके ऊपर लिखा है। तो कई दिनों से ये सवाल मैं खुद से पूछ रही हूँ। कोई तो बता दे, कोई तो दिखा दे, कोई तो बता दे, कोई तो दिखा दे, जो देखूं मैं खुद को तो खुद से रिहा हूँ। मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? क्या हूँ लौ में जलती? क्या हूँ लौ में जलती या बहती हवा हूँ? या हूँ पानी उजला या गहरा धुआं हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? क्या हूँ मैं फरेब? क्या हूँ मैं फरेब या मैं वफा हूँ? क्या हूँ मैं फरेब या मैं वफा हूँ? क्या हूँ मर्ज बिगड़ा और उसकी दवा हूँ? वाह वाह, क्या बात है स्वाति। क्या तुम्हारा सही और तुम्हारा बुरा हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? क्या हूँ बस मैं मिट्टी या इलाही शफा हूँ? क्या हूँ बस मैं मिट्टी या इलाही शफा हूँ, जो इस पल मौजूद दूजे में फना हूँ? क्या हूँ मैं हमेशा? क्या हूँ मैं हमेशा या बस एक दफ़ा हूँ? क्या हूँ मैं अमल एक या बस एक दगा हूँ? वाह, क्या बात है। क्या बात है। यहाँ की हूँ खुशबू या कोई फिज़ा हूँ? यहाँ की हूँ खुशबू या कोई फिज़ा हूँ? क्या हूँ इस जगह में या उस जगह हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? क्या रोज़े में निकली मुल्ला की दुआ हूँ? वाह वाह। क्या खुमारी में झूमे मर्दाने की वाह हूँ? क्या हूँ कोई चुप्पी या दर्द रूह का बयां हूँ? क्या हूँ जख्म गहरा या छोटी सी आह हूँ? क्या हूँ कोई मकसद या यूं ही यहाँ हूँ? क्या बात क्या है हूँ स्वाति। कोई मकसद या यूं ही यहाँ हूँ? क्या आवाज़ हूँ मुमकिन या बस एक ज़िरह हूँ? क्या फहरिस्त हूँ झूठी या सच्ची मैं चाह हूँ? क्या हूँ बस मैं फाया
क्या हूँ बस मैं फाया या यहाँ से वहाँ हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? बस यही मैं सोचती रहती हूँ कि मैं क्या हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता स्वाति, बहुत ही सुंदर कविता। दोस्तों, अभी मुझे स्वाति की कविता सुन के अभी मुझे एक आते आते यहाँ किस्सा एक हो गया, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मैं यहाँ आ ही रही थी, रास्ते में मुझे एक बुज़ुर्ग आंटी मिली। उनको हेल्प की ज़रूरत थी और मैंने उनकी हेल्प कर ली। तो वहाँ से निकल ही रही थी तो 4-5 लोग मुझे देख के बोल रहे थे, हंस रहे थे कि इसको कुछ काम ही नहीं है, वो ये आते जाते लोगों को मदद करती रहती है। अच्छा। लेकिन मैंने उनको देख के अनसुना किया सुन के, क्योंकि मुझे मदद करना कितना पसंद है तुम लोगों को तो तुम लोग तो जानते ही हो। बिल्कुल। तो मैं वहाँ से निकल गई, क्योंकि लोगों का क्या है, मदद करो दूसरों को नहीं करो, उनको कुछ भी करो, बातें करनी ही है, हंसना ही है लोगों पे। तो मैं यही सोचती हूँ कि मुझे जो आनंद मिलता है जिस चीज़ से दूसरों को मदद करने से, वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, यही सोचती हूँ। सही बात है अनंगा, सही बात है। मुझे लगता है हर एक किसी को ये सवाल आता होगा, मैं कोण हूँ। अभी देखो ना स्वाती, तुझे काय बोलली ना, मला असं वाटलं माझ्या मनातलंच बोलली आहे। काय म्हणतेस? आम्ही 5 भावंड, 4 बहिणी आणि 1 भाऊ। मग काय 4 मुली म्हटल्यावर वडिलांच्या डोक्यावर अगदी ओझंच। त्यांनी ठरवलं नोकरी संपायच्यात सगळ्यांची लग्न लावून द्यावी। आत्ता कुठे स्वतःला ओळखायला लागली होती, स्वतःबद्दल विचार करायला लागली होती, पण काय घरातली मोठी मुलगी लावला माझा बँड बाजा त्यांनी। काही कळायच्या 2 मुलींची आईही झाली, कळलंच नाही। इतकी रूपं तयार झाली, कधी कुणाची आई, कधी कुणाची वहिनी, कधी कुणाची सून, तर कधी कुणाची काकू, तर कधी कुणाची मामी। मला कळेनाच, या सर्व नात्यांमध्ये मी हरवूनच गेले। स्वतःला शोधते मी कोण आहे, कशासाठी आहे, काय आहे? स्वाती कोण आहे ग, मी कोण आहे? बिल्कुल सही बोला आपने रेवती दीदी। स्वाति, जो तुमने ये प्रश्न बार बार अपनी कविता में पूछा है, ये मैं कुछ वर्षों से अपने आप से बार बार पूछ रही हूँ, क्योंकि जब से मैं छोटी थी मैंने किताबों में पढ़ा, मूवीज़ में देखा, मुझे बड़े बुज़ुर्गों ने बताया कि एक लड़की का जीवन कैसा होना चाहिए, उसे अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत करनी चाहिए। बट ज़िंदगी ने जो मुझे एक्सपीरियंसेस दिए हैं वो जस्ट इसके ऑपोजिट हैं। तो अब मैं सोचती हूँ कि उनके विचार या जो भी मैंने पढ़ा वो क्या सब अभी आज की डेट में मायने रखता है? मुझे नहीं लगता। अब मैंने ये सोच लिया है कि मैं अपने बुज़ुर्गों की बातों पे, उनके बताए हुए नियमों पे नहीं चलूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी की शर्तें, अपनी ज़िंदगी के नियम खुद से बनाऊँगी। और ये भी मैंने ठान लिया है कि मैं और मेरा बच्चा हर दिन पूरे जोश के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएंगे और खूब खुश रहेंगे। यही मेरा फ़ैसला है। लेकिन हाँ, मैं ये क्वेश्चन अपने आप से हमेशा पूछती रहती हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ अभी। तो तुमने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है स्वाति। Absolutely. I agree with you. Sometimes I end up questioning myself, who am I? What am I? I'm a woman of today's age, and I believe I have so much more to discover. I still have so many people to understand and understand why they behave the way they certainly do. I look back at myself in the mirror and take a few steps back because at times I feel really lost. I end up wondering, who am I and why am I like this? सही बात है। Who am I truly? बिल्कुल सही। सच में स्वाति, तुम्हारी कविता सुनने के बाद तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल उठे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अपनी माँ की गोद में किलकारियाँ मारती हुई या उन्हें एकटक निहारती हुई उनकी प्यारी बच्ची, या फिर अपने पापा के कंधे पर पूरा मेला घूमती हुई उनकी लाडली। रिश्तों से अनजान दुनिया की भीड़ में जो अपना सा लगे उसे मैं ढूंढती रही और फिर मैं उसमें अपने आप को खोजती रही। इतनी रिश्तों में उलझ गई मैं कि मैंने अपने आप में
झांका ही नहीं कि मैं कौन हूँ, और झांकती भी कैसे। मौका ही नहीं मिला, समय ही नहीं था। इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में आगे जो बढ़ना था, अव्वल जो आना था, पीछे ना रह जाऊं इस बात का डर जो था। और समझाने वाला भी तो नहीं था कोई। मम्मी पापा भाई बहन सब लोग तो व्यस्त थे अपने अपने कामों में, कैसे समझाते। उन्होंने समझाया ही नहीं कि रुको, ठहरो, अपने बारे में सोचो, जो मन करे वो करो। मैं क्या हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझा। लेकिन बस तुम लोगों की बातें सुनने के बाद मेरे मन में बस यही ख्याल आता है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ना मैं तो कवि की कविता हूँ, ना मैं प्रेमी की प्रेमिका हूँ, ना मैं दिए की ज्वाला हूँ, और ना मैं मुसाफिर की मंजिल हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि इससे रिश्तों में जकड़ी हुई जंजीर हूँ मैं। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगी, तुम सब की बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है अभी समय निकला नहीं है, अभी भी हमारे पास समय है ये समझने का कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। सही में मैं क्या हूँ? क्या मैं बेटी हूँ? क्या मैं बहन हूँ? या मैं बहू हूँ? किसी की माँ हूँ? जो तुमने मुझे डिफाइन किया वो हूँ, या मुझे खुद को खोजना है मैं क्या हूँ? सफ़ेद कमीज़। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, बहुत विविध टॉपिक्स पर लिखती हूँ मैं, अलग अलग चीज़ों पर। ट्रैवल है, सेल्फ एक्सप्लोरेटरी, स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवल है, आपने सुना। और पॉलिटिक्स जो होता है वो किसी भी आर्टिस्ट से कभी भी दूर नहीं रहता, आर्टिस्ट भले ही उससे दूर रहना चाहे। तो कुछ पॉलिटिकल लिखना या कुछ कहना या उसके बारे में संवेदनशील होना एक आर्टिस्ट का धर्म ही नहीं, एक मजबूरी सी बन जाती है अगर सच कहूँ तो। संवेदनशील होना इस ज़माने में कवियों को ही जन्म दे सकता है शायद। तो अगली कविता का शीर्षक है सफ़ेद कमीज़। सफ़ेद कमीज़। तो तुम्हारे लिए बहार का महत्व ज़मीन पर खिले फूलों से होता है। तो तुम्हारे लिए बहार का महत्व ज़मीन पर गिरे फूलों से होता है। बालकनी का महत्व होता है गौरैया से। पुलों का महत्व होता है खाइयों से। समय का महत्व देरी हो जाने से। नमक का महत्व आकर्षण से। क्या होता है तुम्हारे लिए कहन का महत्व सुन लेने वाले कानों से? क्या होता है तुम्हारे लिए कहन का महत्व सुन लेने वाले कानों से? गद्य का महत्व उसके कवित्व से। अनुपस्थिति का महत्व पिता से। और क्या होता है रोटी का महत्व उगाने वाले से? क्या होता है रोटी का महत्व उगाने वाले से? नाव का महत्व उसमें कील ठोकने वाले हाथों से। हवा का महत्व मशक्कत का पसीना सुखाने से। कतार का महत्व सबसे पीछे खड़े पांव से। कब होता है तुम्हारे लिए विचार का महत्व नज़रअंदाज किए गए दुखों से? कब होता है तुम्हारे लिए विचार का महत्व नज़रअंदाज किए गए दुखों से? विचार धारा का महत्व उसका बोझ ढोती पीठ से। मुख्य धारा का महत्व हाशिए से। तुम्हारी सफ़ेद कमीज साफ रखने को बहुत मैले हाथ लगे हैं। तुम्हारी सफ़ेद कमीज
साफ रखने को बहुत मैले हाथ लगे हैं, कब होगा तुम्हारे लिए सफ़ेद कमीज का महत्व उस पर लगे एक उपेक्षित धब्बे से। तो चूँकि मैं पॉलिटिक्स की बात कर रही थी और पॉलिटिक्स को बहुत दफ़े बहुत मानी उसके करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के दे दिए जाते हैं। एक पर्सनल पॉलिटिक्स होता है, जियो पॉलिटिक्स होता है, बॉडी पॉलिटिक्स होता है, सब तरीके के पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ के ऊपर लिखा जाता है। अगला ये जो पीस है मुझे लगता है ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी है, बहुत ही करंट है। आप सबको शायद कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ अपने लिए बात ज़रूर मिलेगी। प्रियंका ने और आर्टिस्ट ने इसे आप तक पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश की है, तो गौर दे के देखिएगा। ये हमारी शाम का आखिरी पीस भी है, कलर ब्लाइंड। ये क्या है? अभी नहीं। ये क्या है? तुम्हारा मजहब? इसका करना क्या है? इसकी रक्षा करनी है। कैसे? दूसरों से लड़कर। दूसरे? दूसरे कौन? दूसरे रंग वाले। मेरा रंग क्या है? जो तुम्हारी भीड़ का है। इस भीड़ का रंग क्या है? उस भीड़ से अलहदा। उस भीड़ को क्या दिखता है? इस भीड़ का अलग रंग। बीच में उन दो लोगों का रंग क्या है? अंधेरा, उसका रंग नहीं दिखता। भीड़ में रंग नहीं दिखता क्या? नहीं, भीड़ में रंग नहीं दिखता, इंसान भी नहीं। चलो उठाओ लाठी।
बहुत ही अद्भुत परफॉर्मेंस। सबके लिए एक बार और फिर से तालियां हो जाए। मैं अभी मीनाक्षी मैम को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। मीनाक्षी मैम। मीनाक्षी मैम प्रियंका मैम की योग गुरु है एंड शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर लास्ट 14 years. We would love to felicitate you with our token of honor of your continuing support. मैं हमारे सबसे सीनियर आर्टिस्ट शशिकला काकू जी को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मीनाक्षी मैम का फेलिसिटेट करेंगे। और कौन सा भी प्रोग्राम हो वो बिना ताल और सुर के बिना अधूरा रहता है। तो मैं अभी मंच पे बुलाना चाहूँगी हमारे तबला वादक राहुल सर और बांसुरी वादक अजय सर। प्लीज़ आप स्टेज पे आइए। आपके ताल और सुरों ने आज के प्रोग्राम को रौनक लगाई है। और आज के मुख्य अतिथि कवयित्री स्वाति जी को मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी। और उनको गिफ्ट तालियां प्लीज। स्वाति जी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। स्वाति जी एक लेखिका, एक कवयित्री, एक समीक्षक, एक अनुवादक, एक जर्नलिस्ट, एक वेब एडिटर, एक यात्री और न जाने कितने किरदार निभा रही स्वाति जी। अपने कई यात्राओं के दौरान और उसके बाद स्वाति जी ने कविता लिखी है। उसका गठन है यह कविता संग्रह सोलो ट्रिप पर जाती सखी। This collection focuses on the connection between humans and the nature, the challenges of modern life, the search of personal space, contrast between psychology and spirituality, and science and technology. तो चलिए क्यों ना हम उनसे ही और जान लेते हैं उनके बारे में। स्वाति जी। स्वाति जी, आपके कविताओं के आधार पर जो हमारे स्टूडेंट्स ने परफॉर्मेंस दिया उसके ऊपर आप क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो प्रोग्राम की शुरुआत करने पे भी मैंने कहा था आर्ट लिंक्स का बहुत बहुत शुक्रिया इस किताब को चुनने के लिए, मुझे चुनने के लिए, अपने पूरे एक इवेंट का आधार बनाने के लिए। जहाँ तक मैंने देखा है और जो मुझे समझ में आ रहा है, सबके अनुभव सभी कविताओं के लिए कितने कितने अलग हैं। सबकी इंटरप्रिटेशंस, सबकी समझ और उसको फिर विजुअल मीडियम में ढालने का जो आप लोगों ने काम किया है वो सबका बहुत अलग अलग है। तो कविता समझने का, कविता को अपनाने का और फिर उससे एक और क्रिएटिव चीज़ प्रोड्यूस करने का जो आपने काम किया है वो बहुत अलहदा है एक दूसरे से। और क्रिएटिविटी का कोई भी बेसिस जो होता है वो यूनिक होने पर रहता है और आप सब ने बहुत यूनिक काम किया। तो मैं उस यूनिक उसके एसेंस के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपने कब से कविता लिखने की शुरुआत की? ये बहुत गलत क्वेश्चन हो जाता है कवि से। देखिए, कोई भी लिखना अगर कहूँ तो कविताएं ही शुरू की। लिखती चाहे मैं लेख भी हूँ, समीक्षाएं भी हूँ, लिखती मैं कहानियाँ भी कुछ एक लिखी हैं।
पर कविताएं सबसे पहले मैंने स्कूल में लिखना शुरू की थी, शायद 6th या 7th में रही होंगी, और फिर स्कूल ख़त्म होते होते उन्हें देखकर लगा कि फेंक देनी चाहिए। कविताओं की समझ बेहतर होती गई, साहित्य पढ़ने को मिला अंग्रेज़ी का, और फिर जो भी भाषाओं को मैं जान सकी उसमें साहित्य एक्सेस करने का मौका मिला। तो तब से लिख रही हूँ मैं। फिर उसके बाद बहुत जर्नलिस्टिक राइटिंग की, इंटरनेशनल रिलेशंस पे लिखती रही मैं। तो कविता नहीं थी उसके अंदर कहीं, पर कहीं ना कहीं वो सब कविता का मटेरियल बनता गया। कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी वेदना, कोई भी इमोशन, कुछ भी कविता का मटेरियल वो जुड़ता चला गया। और कविता अगर आई नहीं इमीडिएटली तो वो तैयार रही अंदर मेरे कविता आने के लिए। तो बीच में कुछ एक साल जो शुरुआत के जर्नलिज़्म के थे उसमें कुछ ही कविताएं लिख पाई। फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी सब कुछ बढ़ता चला गया, और जी पब्लिश करना शुरू किया मैंने कुछ एक मैगज़ीन्स में कविताएं, और फिर कुछ एक जगह अवार्ड्स में भेजी गई, तो वहाँ चुनाव हुआ। कवि होने का सेंस हमेशा डाउटफुल होने पे रहता है। आज भी कुछ भी लिखा जाता है तो भी उसके ऊपर डाउट ही रहता है कि ये गलत है या ये अच्छा नहीं है, या कोई भी आइडिया भी आता है तो उसे एकदम से नहीं लिखती हूँ मैं, उसे मुझे बॉदर करते रहना चाहिए कुछ दिन तक। अगर वो रहता है तो फिर उसने अपनी एक जगह चुन ली है तो फिर उसे लिखा जाता है। और एडिटर रही हूँ मैं, तो एडिट करने में, उसके संपादन में मैं बहुत विश्वास करती हूँ। मतलब ऊपर से दे दी गई है कविता ऐसा नहीं है, सपना आ गया ऐसा नहीं है, या कुछ एक उबाल महसूस हुआ वो कविता नहीं है। उबाल के बाद एक विजडम आती है, कविता वहाँ होती है, साहित्य वहाँ होता है। तो उसे फिर चुना गया और कविताएं लिखी गई। आपके कविताओं में किस प्रकार की छवियाँ या परिभाषाएं आप अक्सर यूज़ करती है? तो यहाँ आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि जितनी छवियाँ और परिभाषाएं मैंने यूज़ की हैं अपने कविताओं में, उन सबको अलग अलग पूरी वैरायटी आप लोगों ने, पूरा स्लाइस ऑफ द पाई यू बीन एबल टू शोकेस हियर। कविताएं जैसे मैंने कहा ज़्यादातर सेल्फ एक्सप्लोरेटरी हैं। कोई भी वाद जिसे हिंदी में कहते हैं, नारीवाद, जातिवाद, ऐसा वाद, उस वाद को लेकर के एक किताब नहीं लिखी गई है। उस वाद को लेकर के भी बहुत लाउड कविताएं नहीं लिखी गई हैं। मैं ये समझती हूँ कि आराम से बात कहने में और क्लैरिटी ऑफ थॉट को कम्युनिकेट कर देने में उनका वो जीत ली जाती है। फिर कविता वो बात पहुंच जाती है। तो इस तरीके के कुछ एक मेरे और ट्रैवल जैसे मैंने कहा उससे बहुत इंस्पायर हुई हूँ अपने काम करने में। मैं समहाउ मेरा ख्याल से आजकल सारे लोगों का यही है कि इंजीनियर्स के साथ आपको हर जगह काम करना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी के पास मैं रही हूँ, हालांकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ। मेरी शिक्षा लिटरेचर में है, मेरी शिक्षा भाषाओं में है, और मेरी शिक्षा जर्नलिज्म में है। पर हमेशा से ही तकनीक और डिज़ाइन के करीब रही हूँ मैं, तो उसे समझकर। और पर्सनल एक बात कहूँ तो बहुत शुरुआत से एक स्पेस नर्ड किस्म की इंसान रही हूँ, तो उस तरीके की एक्सप्लोरेशन का, स्पेस एक्सप्लोरेशन का भी कहीं ना कहीं इनमें दिखता है। और एक कांस्टेंट थीम जो है, जो बहुत अच्छा आप लोगों ने एक स्किट करके बताया और उसके अंदर मैं क्या हूँ, वक्त की एक्सप्लोरेशन, वक्त को स्टैटिक ना मानना, वक्त को क्वेश्चन करना, या जो घड़ी बताती है सिर्फ वही वक्त नहीं होता, या वक्त के परे क्या है, या वक्त को किसी तरीके से कंप्रेस किया जा सकता है। वक्त को एक्सप्लोर करते रहने के ऊपर बहुत सारी कविताएं हैं। वक्त का ही सारा संशय है, वक्त की ही सारी मुसीबत है, तो वक्त पर है कविता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। क्या आप कभी किसी संघर्ष या चुनौती का सामना करते हुए कविता लिखती है? अगर हाँ तो कैसे? संघर्षरत तो मेरा ख्याल से कौन नहीं है यहाँ पे। एक बहुत मेरे प्रिय कवि हैं, उनकी एक ही लाइन की कविता है कि दुख
सबको मांझता है। तो दुख सबको मांझता है। इंसान होने का मतलब ही संघर्षरत रहना है। किसी का देख करके कम लगता है और अपना ज़्यादा लगता है, ये भी एक अलग तरीके का संघर्ष है। तो हाँ, संघर्ष में कविताएं लिखी गई हैं, संघर्ष पर कविताएं लिखी गई हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक किसी भी फीलिंग को महसूस करके, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, द गुड द बैड द अगली, आई डोंट इमीडिएटली प्रोड्यूस राइटिंग. I feel that I'm cheating with it. क्योंकि वहाँ वो डायरी एंट्री है। या अगर मैं एक स्पेसिफिक किसी विचारधारा के ऊपर कविता लिख रही हूँ तो वो एक्टिविज़म है। या मैं अगर किसी के ख़िलाफ़ और किसी के अगेंस्ट लिख रही हूँ तो मतलब वो पॉलिसी सजेशन है। साहित्य वहाँ नहीं होता है। साहित्य हमेशा उसके बेस में ह्यूमन स्ट्रगल ही रहता है, मानवीय संघर्ष ही रहता है। तो एक नई कविता है जो एक्चुअली कहीं पब्लिश नहीं हुई है अभी तक, और वो मैंने संभाल करके रखी है इसी इवेंट के लिए। मैं यही सुनाना चाहूँगी। अगर आप सबको देरी न हो रही हो और अगर आप एक कविता और सुन सकते हैं तो मैं पढ़ना चाहूँगी। ज़रूर। जैसा कि मैंने कहा कि मैं दिल्ली शहर से आती हूँ और बहुत ट्रैफिक है वहाँ पर, और मेट्रो में सवारी करना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना बहुत लाजमी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तो एक कविता है, उसका शीर्षक है रिमाइंडर। अच्छा, एक और बात है कि मैं भाषा की शुद्धता में बिलीव नहीं करती, भाषा की रिस्पेक्ट में बिलीव करती हूँ। अगर मुझे कह दिया जाए कि हाँ ऐसा ही कुछ वर्ड था, तुम समझ गई ना, तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे। एक स्पेसिफिक शब्द है एक स्पेसिफिक इमोशन को बताने के लिए, और हमारे और दुनिया के बीच में सिर्फ भाषा एक टूल है, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। हमें एक सही शब्द जो हम फील कर रहे हैं, जो हम कहना चाहते हैं, कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी कम्युनिकेशन स्टार्ट करने वाले पर है, सुनने वाले पर नहीं है, उसको साइकिल को कंप्लीट करने की। तो भाषा की रिस्पेक्ट है, हाउएवर भाषा की शुद्धता नहीं मैं मानती। जैसा अभी मैंने शुरुआत की थी इस प्रोग्राम की भी अर्जेंट कविता से। नाउ द वर्ड अर्जेंसी, जल्द या तात्कालिक प्रभाव से लिख देती उसे मैं, तो वो बैठ जाती सारी कविता। तो words have character. I borrow from all the languages I know. I borrow from the languages that I'm about to know or I'm working on. तो हर भाषा से मैं लेती हूँ उसके एसेंस को उसी तरीके से लिखने के लिए। तो इसका शीर्षक है रिमाइंडर। एक टिकट के बूते ज़मीन वालों से 2 मंजिल ऊपर, शहर के केचुए पुलों पर भी रेंगते हैं। इस यात्रा सेवा में थोड़ा विलंब होगा, असुविधा के लिए हमें खेद है। कुछ पीढ़ियों के गांव नहीं होते, ज़मीन पर ईंट ईंट जोड़ बनाए कस्बों के घर नहीं होते। उनके होते हैं हवा में टंगे फ्लैट और दर्शनीय विराम के लिए पार्क। खेत में बम्बी पर लहराते पीपल नहीं, जीवन दर्शन से भरे फुटपाथ होते हैं। अगला स्टेशन आनंद विहार है, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कुछ पीढ़ियाँ पीछे देहात छोड़कर नहीं आईं, वो अपना सारा संसार बैकपैक में लादे मेट्रो रेल में खड़ी हैं। कुछ पीढ़ियाँ पीछे देहात छोड़कर नहीं आईं, वो अपना सारा संसार बैकपैक में लादे मेट्रो रेल पर खड़ी हैं। धूप, बादल और गर्द को 2 मंजिल ऊपर से देखती हुई, ठंडी सांसें लेती हुई, कृपया दरवाज़ों से हटकर खड़े हों।
अगले लॉन्ग वीकेंड में पहाड़ों में जाने की उम्मीदें और सपने देखती हुई। किसी लावारिस वस्तु को न छुएं, इसमें विस्फोटक हो सकता है। कांच के बाहर अपने पीछे भागते शहर को 2 मंजिल ऊपर से देखने की खुशी और खिन्नता से भरी सांसें लेती हुई, सुरक्षा जांच में सहयोग देती हुई, दंड, अपराध और सज़ा का अविरल हिंसक रिमाइंडर सुनती हुई। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सवाल जी। क्या आपको कोई ऐसी कविता याद है जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया? अब कवि से एक प्रिय कविता पूछ लेना तो बहुत ज़्यादती की बात है। कितनी कविताएं हैं जिन्होंने और बदला तो माइलस्टोन्स हो जाते हैं ना ज़िंदगी में। आप कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद फिर पूरे बदल जाते हैं या बदल दिए जाते हैं। एक है कविता जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, अब याद आता है। आई हैड अ वेरी डियर फ्रेंड इन स्कूल। उन्होंने मुझे कागज़ पे लिख करके 8वीं क्लास में या 7वीं क्लास में एक कविता भेंट की थी। आई एम श्योर यू ऑल नो दैट पोम। शी इज़ नो मोर एंड आई स्टिल हैव दैट पीस ऑफ पेपर and I take it out every birthday and I read it out aloud and it helps me a lot. As things go down, when things go down, as they sometimes will, the road that you're taking seems all uphill. क्या है आगे? आप लोगों को पता होगा. The road you're taking seems all uphill. It's better to... So yes, it's called Don't Quit. When things go wrong, as they sometimes will, when the road you're trudging seems all uphill, when the funds are low and debts are high, and you want to smile, but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must, but do not quit. Often the goal is nearer than it seems to a fair, faltering man. Often the struggler has given up when he might have captured the victory's cup. And he learned too late when night came down how close he was to the golden crown. Success is failure turned inside out, the silver tint of the clouds of doubt. And you never can tell how close you are. It may be near when it seems so far. So stick to the fight when you're hardest hit. Stick to the fight when you're hardest hit. It's when things seem worst that you mustn't quit. फिर से और एक आखिरी सवाल। जी बिल्कुल। ये वो सवाल है जैसे किसी माँ को पूछा जाए कि आपको कौन सा बच्चा आपका पसंद भी है। अरे तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी कविता है जो आपको बहुत पसंद है और दिल से बहुत करीब है? मुझे कुछ भी पसंद नहीं। मुझे वाकई में ऐसे लगता है कि मैं और बेहतर कर सकती हूँ और अच्छा लिख सकती हूँ। और जैसे मैंने कहा कि मैं मन से एडिटर हूँ, तो मुझे लगता है कि इसे और संपादित किया जा सकता है और निखारा जा सकता है, सजाया जा सकता है। तो सच में ये बहुत मुश्किल है कोई भी एक कविता चुनना। पर इस किताब का जो शीर्षक कविता है इसकी, वो मैं कहूँगी कि बहुत पर्सनल है। उसके अंदर जो भी मैंने आपको सुनाया उसमें से ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नहीं किया या मेरे साथ नहीं हुआ। तो इन अ वे ऑटोबायोग्राफिकल है। हाउएवर आई हैव presented it with another personification of a friend to a Sakhi. मैं उन्हें
अगर किसी सखी को कोई भी मैं तोहफ़ा देना चाहूँगी तो ये कविता देना चाहूँगी, अगर दे सकी तो। Thank you स्वाति जी for taking us time and coming here. मैं कहना चाहूँगी श्रोता को, अगर सोलो ट्रिप पर जाती सखी की कुछ कॉपियाँ स्वाति जी ने लाई है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ अमेज़ॉन पे भी ये बुक अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? हमने बहुत बढ़िया वर्कशॉप किया कल स्वाति जी ने, एंड थैंक्स टू प्रियंका मैम जिन्होंने ये मतलब एक अनोखा एक्सपीरियंस हमको दिया कि कथक मतलब हम सिर्फ डांस ही नहीं करते, हम अलग अलग तरीके के आर्ट फॉर्म्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो कल हमने कविता क्या है, कैसे लिखी जाती है, कैसी पढ़ी जाती है, ऐसे बहुत कुछ सीखा और उसको प्रेजेंट करने की भी हमने कोशिश की है। थैंक यू प्रियंका मैम। अब स्वाति जी बच्चों को कुछ देना चाहेंगे? हाँ, आई हैव लिटिल टोकन ऑफ थैंक्स फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट, and I said that it's a very overwhelming experience for any writer or who has seen their writings in the visual way, this form. There were at times that I was a little teary-eyed, and every time I've seen colorblind in rehearsals as well, but even today I teared up a little. So again, for Artling students and Priyanka. मेरी बारी। सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक रुके रहने के लिए, सुनने के लिए। जिस तरह हर रास्ते में हर टीचर होता है, उसी तरह हर कोई मेरा टीचर है और हमने एक प्रोसेस से ये किया। और सबसे पहले मैं राहुल भैया को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि कमिंग अप विद एन आइडिया एंड एग्जीक्यूटिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड बिलीविंग ऑन समवन एज ए स्टूडेंट and mentoring is another thing. So thank you Rahul bhai, thank you. Azhar bhaiya, thank you so much. Beautiful. ऐसे लग रहा था बस करते जाओ, वो बारिश वाला तो रुके ही ना, मैं करते जाऊँ और वो बजते जाए। थैंक यू सो मच स्वाति, थैंक यू सो मच। हमारी दोस्ती कुछ 2006 से, अच्छा सॉरी है। रेवती जी थैंक यू सो मच, उनको कल रात को ही हमने बताया था कि आपने आके करना है और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू शैलेश भैया, थैंक यू आकाश भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू मीनाक्षी मैम, थैंक यू संपदा भाभी, थैंक यू अदिति, पूनम, एवरीबडी, ऑल माय ओल्ड स्टूडेंट्स, थैंक यू।